तो आप डिस्कस कर सकते हैं, डाउट पहले अपन ले लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत जो भी आपके मन में है। सर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक पियोन पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकला है सर, उसका एग्जाम लेवल कैसा होगा? एग्जाम में जीके, रीजनिंग, अर्थमेटिक आएगा? प्लीज सर बताओ। यार देखो, कोऑपरेटिव बैंक का अगर एग्जाम है तो आपको वही वाली बात है कि जो आपके आरआरबी एग्जाम नहीं होते क्या, उस लेवल का आपको चीजें हैं जो कि देखने को मिलेगी। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, करंट अफेयर में आपको जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग, आप रीजनिंग थोड़ी सी और मैथ थोड़ी सी हार्ड आती है, तो पहले के क्वेश्चन करके देखो प्रीवियस ईयर के, कितना आप कर पाते हो कितना नहीं कर पाते हो। ठीक है जी। ओके। तो पहले वाले जो आपके क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर के, एक बार करके देखो आपके नॉलेज के हिसाब से, अभी जो आपने रीजनिंग मैथ पढ़ी हुई है उससे कितना कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली अब थोड़ा बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के अंदर क्या होता है कि मैथ का और रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा आता है, अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली एसएससी से। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। प्रभात मेरा हिस्ट्री सिविल पॉलिटी इन सबका जो क्लास है वो 11:30 बजे और 12:30 बजे फ्री सेक्शन में होता है, अकेडमी के स्पेशल सेशन के अंदर होता है। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। बताओ भाई, पेंडेमिक बॉन्ड किसके द्वारा? पेंडेमिक होता क्या है? जब पूरे दुनिया में केसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, तब पेंडेमिक इमरजेंसी फाइनेंसिंग अम्ब्रेला, ये 2017 में लॉन्च किया गया था। जब इबोला आया था ना, जब इबोला आया था 2013 से 2016 के लिए, 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? आपने सीरिया लियोन का नाम नाम सुना होगा। ठीक है, सीरा लियोन नाम से एक देश है। सनी लियोन की बात नहीं कर रहा, सीरा लियोन करके एक देश है, एक गिनिया है, एक लीबिया है। इन तीनों देशों के अंदर दोस्तों इबोला आया था। ठीक है। तो 2013 से 2016 के अंदर जो कंडीशन थी, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। और आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया गया था। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दोस्तों इनमें से कौन सा है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ही वीक हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जो कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, जिनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया जाए तो। जल्दी से बताओ। चलिए, बिल्कुल सही है, सोडियम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, सोडियम क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मैंने आपको बता दिया, जो कि स्ट्रांगली अटैच नहीं होते किसी भी मैग्नेट से। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम भी इसी का पार्ट है, पता है ना? इसी के अंदर आप एल्यूमिनियम को भी ले सकते हो, मैग्नीशियम को भी ले सकते हो। समझ रहे हो? और वैसे ही डायमैग्नेटिक होते हैं, वो क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। बताओ भाई, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? जो कि क्या होते हैं डायमैग्नेटिक? जो कि रिपील करते हैं, रिपील बाय मैग्नेट, जो कि
रिपील करते हैं, मैग्नेट से दूर जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि जिंक हो गया, मरकरी, लीड हो गया, जिंक हो गया, क्या बोलते हैं, जिंक है, लीड है, मरकरी है, सल्फर भी है, कॉपर भी है। लीड है, मरकरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं। कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक, बताओ भाई कौन से होते हैं? जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेट। वीकली वाले तो हो गए आपके पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली वाले हो गए फेरोमैग्नेटिक, और रिपील वाले हो गए आपके डायमैग्नेटिक। समझ रहे हो मेरी बात? इसके अंदर आपका एग्जांपल, आपने लोहे को देखा ना, लोहा कितनी जल्दी से मैग्नेट के चिपक जाता है। आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकिल हो गया। एग्जांपल क्या है? आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट हो गया। ये सब बहुत जल्दी से चिपक जाता है। ठीक है गाइस। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है कि सॉफ्ट भी होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कुछ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। कुछ पीराइट्स करके भी होते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में आता नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, कितनी टेलीकॉम कंपनियां दोस्तों 2020 के अंदर भारत में है? सारी कंपनियां आपको मालूम है आपस में गुत्थम गुत्था हो चुकी है। 2016 में काफी सारी कंपनी थी, 9 कंपनियां हुआ करती थी 2016 के अंदर टेलीकॉम। सही है, बिल्कुल सच बोला है आपने। यहाँ पे 4, एक तो जियो है, वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, लास्ट चैनल अपने लास्ट जो है गिनी चुनी चैनल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। समझ गए? धीरे धीरे बीएसएनएल इन तीनों में से किसके पास जाएगा बताओ? बी और सी में से कौन से के पास है? जियो के पास। सबको बताएगा ये बात? सबको ये बात सबको बताएगा? तो ये बात मेरे को ही पता है। मेरे को पता है ये दोस्तों, जो अपने मोदी जी है, वो अपने अंबानी जी के पास में धीरे धीरे करते करते सरकार देंगे इसको। बोलते ना कि जनता से कुछ छुपावा नहीं है। वो वाली बात है। अभी देखो बड़ा बढ़िया प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत सारा हुआ है, तो बहुत सारी कंपनियों को क्या टेंडर मिलेंगे, बड़े बड़े टेंडर मिलेंगे, हजारों करोड़ के। किसी को 2000 करोड़ का टेंडर, किसी को 3000 करोड़ का। अब 3000 करोड़ का किसी कंपनी को टेंडर मिलेगा तो भाई 30 करोड़ तो कम से कम पार्टी फंड में जाना चाहिए ना। पार्टी फंड में डोनेशन जाएगा। पैसा इकट्ठा होगा। चलिए, भारतीय तीसरी बार कब किया जाएगा? कभी कभार तो वो बात सच लगती है। वो वो नहीं था क्या कि हम मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते? ये मोदी जी हमारे और अंबानी के बीच में कर क्या रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए। वैल्यू दोस्तों, डी फॉर द थर्ड टाइम जो किया गया था वो 1991 के अंदर, 1991 के अंदर किया गया था, जब प्राइवेटाइजेशन को अप्रूवल दिया गया था दोस्तों, लाइसेंस राज से चेंज करके। सुहारवर्ती संप्रदाय थे। बफरिंग हो रहा है क्या? एक बार रुक जाओ भाई।
रखो एक बार, पता लग गई यार, नेट की स्पीड ही बड़ी धीरे आ रही है यार। अभी चल रहा है क्या? अभी ठीक है क्या? जल्दी से बताइए, यस करिए। चलो ठीक है, 76% बच्चों के चल रहा है तो मतलब ठीक है। अगला सवाल मैंने सुहारा वर्धा ऑर्डर के बारे में बताया है। शेख बदरुद्दीन जकारिया जी दोस्तों इसके फाउंडर है, जो कि सुहार वर्दी के माने जाते थे दोस्तों। ठीक है गाइस, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 81% बचता है। वेरी वेरी डिजीज दोस्तों किसकी डिफिशियंसी से होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। जल्दी से बताइए। B1 B2 B3 B4 नहीं होता है, B8 नहीं होता है, मालूम है सबको? TRN डबल P, TRN, TRN डबल P, BFC कहते हैं हम इसको, BFC। ठीक है guys? अब देखो B1 है, ये B2 है, ये B3 है, B4 होता नहीं है, B5, B6, B7, B8 होता नहीं है, B9 होता है, और उसके बाद B12 होता है। इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोलियां खाते हो ना, बीकासूल, बीकासूल क्या होता है? ठीक है, बीकासूल में विटामिन सी होता है। ठीक है गाइस, अब देखो सबसे पहले टी से हो गया आपका, टी से हो गया थायमिन, रिबोफ्लोविन, नाइसिन। ये तो हो गया थायमिन, ये हो गया आपके रिबोफ्लोविन, ये हो गया आपके नाइसिन। ठीक है, B5 का मतलब पेंटा है, तो B6 का मतलब पायरिडॉक्सिन, PY, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, DOXI आएगा। PY पायरिडॉक्सिन। B7 क्या होता है भाई? बायोटीन। B7 क्या होता है? बायोटीन। B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड। ठीक है, और B9 क्या होता है? कोबालामिन, कोबालोमिन, कोबालोमिन। ठीक है guys? हाँ साइनो, इसको साइनो को बालोमिन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। TRN डबल P BFC। ओके, ठीक है गाइस। टेलानी रमन ने पापा से पूछा
बॉयफ्रेंड के बारे में, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। तेनाली रमन ने पापा से पूछा, किसके बारे में? बॉयफ्रेंड में। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, टी भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, नाइसिन भी आ जाएगा, पी से पापा भी आ जाएगा, पूछा भी आ जाएगा, बॉयफ्रेंड भी आ जाएगा। बस एक रह जाएगा, B12। वो तो आप कर सकते हो, खैर, है ना? ठीक है। और क्या चाहिए होता है बालों के लिए? क्या बाल वाइट किसकी वजह से होते हैं? बाल वाइट जो है वो किस वजह से होता है? बाल वाइट होना, ये सब के लिए क्या कारण होता है? बिल्कुल सही है, बायोटीन बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगला सवाल। गिद्धा दोस्तों कौन से राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा काफी सिंपल है वैसे। हाँ भाई, सभी को मालूम है, भंगड़ा और गिद्धा पंजाब में होते हैं। गिद्धा जो है वो महिलाएं करती है, भंगड़ा जो है वो पुरुष करते हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ताड़ का तेल आयातन देश कौन सा है? पाम ऑयल का इंपोर्टर दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? पाम ऑयल। पाम ऑयल के काफी बेनिफिट होते हैं वैसे, बताइए। आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। डेफिशिएंसी जो ए होता है ना, उसको रोकता है पाम ऑयल। कैंसर, ब्रेन के डिजीज, एजिंग होना, ठीक है, मलेरिया को ट्रीट करना, हाई बीपी को ट्रीट करना, कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करना, वेट लॉस के लिए, ब्लड का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, समझ रहे हो? इन सब चीजों के लिए ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। इसीलिए कॉस्टली भी होता है थोड़ा सा। जल्दी बताओ। चलिए बिल्कुल सही है, इंडिया आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइस। हाँ, मलेशिया से तो लेना बंद कर दिया था इंडिया ने, लेकिन पाम ऑयल के हमारे पास में इंपोर्टर बहुत सारे देश है। ठीक है, तो हमारे देश में हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करवाते हैं और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी भारत ही है। समझ गए? बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया है। क्या क्या बेनिफिट होते हैं आपके, बहुत सारे बेनिफिट है जो कि हमको पाम ऑयल के देखने को मिलते हैं। ओके। कुछ इसके, इसको क्या थोड़ा सा कम क्वांटिटी के अंदर यूज किया जाता है वैसे, समझ रहे हो? थोड़ा सा क्वांटिटी इसके अंदर कम का काम में लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, किसी के अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, कैंसर की प्रॉब्लम है, एज को लेकर, जितने भी आपके फिल्म स्टार्स नहीं होते क्या, ये लोग पाम ऑयल के अंदर ही खाना बनाते हैं। इनका जो ऑयल होता है ना, वो पाम ऑयल में भी बड़े रिफाइंड ऑयल होता है, समझ लो। इसके अलावा पाम ऑयल आपके कॉस्मेटिक में, सोप में, टूथपेस्ट में, बहुत सारे जगह पे काम में आता है। ठीक है गाइस। ओके। और ये बात है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? बताओ भाई। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अपना है ना, इंडोनेशिया करता है वैसे। ठीक है, इंडोनेशिया अपना
बिगेस्ट इंपोर्टर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा था? मलेशिया था, लेकिन हमने उससे लेना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर अल्कोहल आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो स्पीड जो साउंड की होती है वैक्यूम में वो जीरो होती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है। ठीक है, साउंड क्या एक वेव फॉर्म होती है जो कि वाइब्रेशन के थ्रू चलती है, तो उसको एयर वाटर या किसी ना किसी का माध्यम है जो कि चाहिए होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अल्कोहल दोस्तों सबसे मिनिमम साउंड है जो कि होता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड, बताओ भाई क्या बोलते हैं उसको? डेफिनेट डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर कुछ कवर करते हो, क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब है, डिस्प्लेसमेंट आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है? ये क्वेश्चन का जवाब बहुत बच्चे गलत देंगे, मुझे मालूम है। पोल में आंसर करो, पोल में आंसर। भारत में कितने 25 हाई कोर्ट है टोटल अगर बात करें? भारत में कितने 25 हाई कोर्ट है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस, बहुत कम बच्चों ने दिया हालांकि। सबको लगता है कि कैपिटल के अंदर होगा क्योंकि मेजरली कैपिटल के अंदर ही होता है, लेकिन जब 2000 के अंदर मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ जब बना था, बिलासपुर के अंदर ही इसको बनाया गया था। ठीक है गाइस, हाँ टोटल हाई कोर्ट हमारे यहाँ पे कितने 25 हाई कोर्ट है। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करें तो बताइए सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा बना था? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर 1862 में बनाया गया था। सबसे पहले बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ पे हाईकोर्ट बने थे 1862 के अंदर, समझ रहे हो? फिर आपका इलाहाबाद कोर्ट बना, इलाहाबाद के अंदर 1866 के अंदर, इलाहाबाद वाला भी बहुत पुराना है। ठीक है गाइस, ये बात आपको सब पे ओके। बाकी तो सारे कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ जगहों के डबल भी है, जैसे कि बॉम्बे के अंदर गोवा के अंदर कोई हाईकोर्ट नहीं है, तो गोवा के हाईकोर्ट के केस कहाँ पे जाते हैं? बॉम्बे के अंदर जाते हैं। वैसे अंडमान निकोबार के कहाँ पे जाते हैं? जल्दी से बताइए, जुरिडिक्शन एरिया बताओ इनका। देखो गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये सारे बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जाते हैं। अंडमान निकोबार के कहाँ पे जाते हैं? मद्रास में। देखो गोवा हो गया आपका,
दमन एंड दीव हो गया, दादर और नागर हवेली हो गया, ये सारे बॉम्बे में जाते हैं केसेस। अंडमान और निकोबार के जाते हैं कैलकाटा में, समझ रहे हो, कैलकाटा में जाते हैं इसके। इसके अलावा उसका बताओ मुझे, क्या बोलते हैं, गुवाहाटी, गुवाहाटी वाला जो हाईकोर्ट है उसमें कौन से राज्य के जाते हैं? गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है उसके अंदर 4 राज्यों के जाते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है इसमें देखो, एक आसाम का तो जाता ही आता है ऑब्वियसली, है ना, अरुणाचल प्रदेश के भी जाते हैं, साथ में नागालैंड, और साथ में आपका इसमें मणिपुर, सॉरी, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जाते हैं आपके गुवाहाटी के अंदर। ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जम्मू कश्मीर में जाएगा, वो आपको मालूम ही है। लक्षद्वीप वाला कहाँ जाता है? लक्षद्वीप वाला हाँ बिल्कुल ठीक है, वो जाएगा केरला के अंदर। ठीक है। और तो छत्तीस, पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में, वो आपको मालूम ही है। तेलंगाना ने नया बना दिया, त्रिपुरा के अंदर बना हुआ है ही। हाँ, पुडुचेरी का तो खैर तब उसमें चल जाएगा, क्या नाम है उसका, तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट में चल जाएगा ऑब्वियसली यार। ठीक है, उसमें तो खैर कोई डाउट मुझे लगता नहीं है कि आपको होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंबाइन है, बाकी सारे तो खैर सब इंडिविजुअल ही है। ठीक है। रोम नदी किस तट पे स्थित है? मतलब रोम जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रोम सिटी जो है दोस्तों बहुत ही पुरानी है, 753 बीसी के अंदर दोस्तों रोम सिटी है जो कि बनी थी। समझ रहे हो? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, टिबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि इसके अंदर हो जाएगा। अगला सवाल, पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताओ। जैमिनी कौन थे? एक डिसाइपल है जो कि वेद व्यास के माने जाते थे। जैमिनी दोस्तों किसके? वेद व्यास के डिसाइपल, यानी कि शिष्य है जो कि वेद व्यास के माने जाते थे। तो उसके उनके द्वारा दोस्तों ये किताब है जो कि लिखी गई थी। सिस्टम ऑफ डाक प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? डाक प्रथा क्या था वैसे? डाक का मतलब होता है घोड़े, समझ रहे हो? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, रिफॉर्म्स लेके आया था आर्मी में, और हॉर्सेस को ब्रांडिंग करना, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यानी कि उनका अकाउंट लिखना, कितने हैं कितने नहीं है, ये सारी जानकारी किसने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। पाबना आंदोलन निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हुआ था? बताओ भाई, पाबना, ये किसके, जमींदार के बीच में और जो काम करने वाले लैंडलेस लोग थे ना, उनके बीच में हुआ था दोस्तों। चंद्र रॉय जो थे ना, ईशान चंद्र रॉय, उन्होंने इसको लीड किया था। किसके बीच में? जमींदार वर्सेस जो भी पीजेंट लोग थे। बिल्कुल सही है, बंगाल के अंदर ये आंदोलन हुआ था। ठीक है गाइस, बंगाल में ये आंदोलन हुआ था। कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों इनमें से सही है?
चलिए, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, वाह भाई वाह, तुक्के बाजो। 20 के अंदर दोस्तों इनकरेक्ट के बारे में पूछा है मैंने, करेक्ट के बारे में नहीं था, इनकरेक्ट लिखा हुआ था ऊपर। ठीक है, तो बी वाला इसके अंदर गलत है, बाकी सारे इसमें सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, ठीक है। विलियम सॉकिन जो था वो इंग्लिश एम्बेसडर था। जेम्स वन किंग का दोस्तों, जो कि जहांगीर के टाइम पे आया था। लेकिन दोस्तों जो ये बारबोसा है ना, ठीक है गाइस, ये गलत है। ये डच नहीं था, ये था आपका पोर्चुगीज। बारबोसा जो था वो पोर्चुगीज था, जो 16-1517 के टाइम पे भारत के अंदर आया था। और इसको मलयालम लैंग्वेज है जो कि आया करती थी, मलयालम इसको लैंग्वेज आया करती थी, इसी वजह से इसको बुलाया गया था। ठीक है, चलिए, कौन सा वार्म करंट है जो कि नहीं है? ओशन करंट अगर आपको पढ़ना है ना, तो मैंने यूट्यूब पे बना रखा है, आप लिखिएगा ओशन करंट भुवनेश। ट्रिक के साथ में ये वीडियो बना रखा है, किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 47 वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दोस्तों, बिल्कुल सही है। शॉर्टेस्ट डे सदर्न हेमिस्फीयर में किस तारीख को होता है? जल्दी से बताइए। शॉर्टेस्ट डे हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है 21 जून, सॉरी लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून को। उसी टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियां होती है, उसी टाइम पे दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है? सर्दियां होती है। तो 21 जून को वहां पे सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, हेडक्वार्टर साउथ ईस्टर्न रेलवे का कहां पर है? अरे भाई, इंडिया के अंदर जब गर्मी पड़ती है ना, इंडिया कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया में जब गर्मी होती है, समझ रहे हो, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां चल रही होती है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो वहां पे विंटर्स होते हैं, जो अपने यहाँ पे समर होते हैं। हाँ, कोलकाता इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल आंसर करो। 18 रेलवे जोन है भारत में, आपको मालूम ही है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिल्कुल सही है, यूपी के अंदर है। एकमात्र फेमस दोस्तों नेशनल पार्क यही है। सॉरी, उत्तराखंड लग गया ये, यूपी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी बाउंड्री है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पे, मैगिनॉट लाइन दोस्तों है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी सिटी को एस्टेब्लिशमेंट किया गया? मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था एक सिटी के अंदर, कौन सी सिटी थी वो? बिल्कुल सही है, कलकत्ता आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कलकत्ता में बनाया गया था। नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड, ये किताब के ऑथर कौन है? ठीक है, विदेश्वर पाठक दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अंदर कौन सी भारतीय संस्था नंबर 1 पे रही थी हमारे देश में? हाँ, सुलभ फाउंडेशन है विदेश्वर पाठक का, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं भारतीय इंस्टीट्यूशन की बात करूं, तो भारतीय इंस्टीट्यूशन CSIR इसमें नंबर 1 पे था। लास्ट क्वेश्चन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों कौन से संविधान के अंदर है? बताइए।
1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर है जो कि इसमें होता है दोस्तों। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट के अंदर। आर्टिकल 112 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है गाइज, 112 आर्टिकल है जिसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट भी कहते हैं, समझ रहे हो। एक तो कंटीजेंसी फंड होता है, कंसल्ट एक आपके कंसोलिडेटेड फंड होता है, और एक आपके पब्लिक अकाउंट होता है। इस तरीके के 3 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। अधीर रंजन चौधरी जी को अभी पीएससी कमेटी का हेड बना हुआ है, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट नाम है, जो कि नहीं है, हम इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। कंट्री, एक बच्चा पूछ रहा है राजेश की सर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया। जैसे कि अगर आप एमएलए बनते हैं तो एमएलए का एक एरिया होता है, उसी प्रकार से एक एमपी का एरिया होता है। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं।